हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी डीटी के लिए मिल चुके हैं। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया। आइए अब क्विकली पार्ट 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट एज डीटी, आईडीटी का भी पेपर रिलेटिवली काफ़ी आसान था। बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जो सिर्फ प्रोविज़न आपसे जानना चाहते थे कि आपको प्रोविज़न याद है कि नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एज पर रूल 36(4) ऑफ CGST, ITC in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been uploaded by suppliers in GSTR 1 and not reflected in GSTR 2A, यानी कि ये अनमैच्ड क्रेडिट के बारे में बात कर रहा है। अभी ये प्रोविजन ऑब्वियसली चेंज हो चुका है। 1122 तक ये वाला प्रोविजन रहता था 5% वाला, उसके बाद में अब निल हो गया। अब टॉलरेंस लेवल कुछ भी नहीं है, तो जितना है उतना ही क्रेडिट मिलेगा। अनमैच्ड क्रेडिट दिखाने का अब आपको अनुमति नहीं है। बहुत पहले ये 10% हुआ करता था, फिर 5% हुआ और अब निल कर दिया गया। लेकिन क्योंकि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस हमारे पास में 5% ही एक बेहतर विकल्प है, तो हम चुन लेंगे 5% को। विल सेलेक्ट 5% एंड मूव अहेड। Determine the amount of input tax credit admissible to PQR in respect of the following goods procured by it in the month of January 2022. Goods used for construction of an additional floor. हमने पढ़ा था कि आप जीएसटी के बहाने अपने रियल एस्टेट के सपने पूरे नहीं कर सकते। कोई भी कंस्ट्रक्शन आपने किया है उसका आप चाहे जॉब वर्क पे करवाएं, वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे करवाएं या खुद खरीद के कराएं, आपको उसका कोई आईटीसी नहीं मिलता है, तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, इसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलता है। ब्लॉक क्रेडिट में आता है कि अगर गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, तो फिर वो क्रेडिट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बहुत सिंपल सा 8000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इनपुट टैक्स क्रेडिट एज क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर। अब बहुत सिंपल और सरल क्वेश्चन था। कैश लेजर में जो पैसा है उसे आप किसी भी चीज़ के पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट लेजर का पैसा आप सिर्फ और सिर्फ पेमेंट ऑफ टैक्सेस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। खून से सिर्फ आज़ादी मिलती है और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। 54 एक्स ऑफ जयपुर रजिस्टर्ड डीलर परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑफ कोटा, यानी कि राजस्थान के अंदर अंदर ही चल रहा है जयपुर और कोटा, और ही सोल्ड द सेम गुड्स टू जेड ऑफ कोटा रजिस्टर्ड डीलर एट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%। 10 लाख में सामान आपने खरीदा, 20% का प्रॉफिट मार्जिन, 12 लाख में आपने सामान को सेल किया। क्योंकि ये एक इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लग जाएगा। 12% का टोटल जीएसटी है तो 6% ईच लग जाएगा। 12 लाख रुपए के ऊपर 6% का सीजीएसटी, 6% का एसजीएसटी, 72,000 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि आपने अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से खरीदा था तो किसी प्रकार का आपके पास क्रेडिट है नहीं, तो यही आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। The time limit beyond which if input sent for job work is not returned will be treated as supply in CGST Act। बहुत सरल क्वेश्चन। 1 साल फॉर इनपुट, 3 साल फॉर कैपिटल एसेट या फिर कैपिटल गुड्स, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 ईयर। As per section 24 of CGST Act, which out of the following is not liable for registration under GST from the following? इसमें से किस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नॉन रेजिडेंट पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, इसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एनआरटीपी, सीटीपी को भी करवाना पड़ेगा। डीलर इंगेज्ड इन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सीडेड स्पेसिफाइड लिमिट, तो इसे भी करवाना पड़ेगा। तो बच जाता है हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन और वो है एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। अ डीलर हु इज रेसिडेंट ऑफ मणिपुर हैज बिजनेस प्लेसेस बोथ एट मणिपुर एंड हिमाचल प्रदेश। मणिपुर अपने को पता है MMNT, यानी कि वो 4 स्टेट जहाँ पे 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होती है। अब मणिपुर में इनका टर्नओवर 12 लाख को एक्सीड करता है। यहाँ पे 2 बातें याद रखने की होती है। एक तो कि मैं जब रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ तो मैं मेरा पूरा टर्नओवर देखता हूँ, और दूसरी चीज़ ये याद रखनी होती है कि जब भी आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट को चुना जाएगा तो लोअर वाली थ्रेशोल्ड लिमिट को चुना जाता है। आप अगर 2 स्टेट्स में काम करते, एक जगह पे 20 की लिमिट, एक जगह पे 10 की लिमिट है, तो आपके लिए लोअर वाली लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है। और बिकॉज यहाँ पे लोअर लिमिट का जो थ्रेशोल्ड है उसको आप एक्सीड करते हैं, तो आपको दोनों ही जगह रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऑप्शन सी विल बिकम द करेक्ट आंसर। As per rule 21 of CGST, the proper officer may cancel the registration of person। कोई व्यक्ति है वॉलंटरीली उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया शौक में, अभी तक उसने काम शुरू नहीं किया है, और अगर उस बात को 6 महीने बीत जाते हैं तो फिर अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। आंसर विल बी ऑप्शन बी 6 months। इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय NBFC कंपनीज, आपको पता है बच्चों, इनवॉइस रेज करने के लिए सर्विसेज में 30 दिन इज द नॉर्मल टाइम लिमिट। फाइनेंशियल सर्विसेज हो तो 45 डेज, तो करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा 45 डेज, ऑप्शन ए।
अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। डायनामिक क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी कि QR कोड जिसे हम कहते हैं, वो तभी एप्लीकेबल होता है अगर आपका 500 करोड़ रुपए से ऊपर का इनवॉइसेस है। तो 500 करोड़ विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। Rajendra is registered under GST, supplied the exempted goods to his customer within state. In this case, he shall issue. जब आप बच्चों टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो आप टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, लेकिन अगर आप टैक्सेबल सप्लाई ही नहीं कर रहे हैं तो आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन बी, बिल ऑफ सप्लाई। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। Annual return of GST-RN under section 44 of CGST Act shall be filed by every registered person. नहीं, जरूरी नहीं है। Registered person having annual turnover of 1.5 crores or more, ऐसा भी नहीं है। C और D में आप क्या देखते हैं कि दोनों ऑप्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है, हूबहू है, तो आप चाहे C क्लिक कीजिए चाहे D क्लिक कीजिए, आइदर वेज योर आंसर इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो किसी को भी क्लिक कर दीजिए, करेक्ट आंसर 2 करोड़ और मोर होगा। Transporter starts the movement of goods on 2nd March 2022 फॉर डेस्टिनेशन जो कि 600 किलोमीटर दूर है प्लेस ऑफ डिस्पैच से। ई-वे बिल की वैलिडिटी का क्वेश्चन है। 200 किलोमीटर पे एक दिन मिलता है, तो अगर 600 किलोमीटर है डिवाइड करेंगे आप इसे 200 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 डेज। तो 2 तारीख को इशू किया है, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 4 तारीख तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। 2 + 3 5 का कंफ्यूजन मत लाइएगा, आंसर हो जाएगा इसका 4 मार्च। चलिए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ लेजर। सर कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है बच्चों। अगर आपने कभी इस चैप्टर को सिर्फ थोड़ा सा खोल के भी देखा था तो आपको याद होगा कि कैश लेजर होता है, लाइबिलिटी लेजर होता है, क्रेडिट लेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लेजर नाम की कोई चीज आपने सुनी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Moving ahead, a dealer has an SGST credit of ₹4 lakh in his ITC ledger. चलिए जी, SGST का क्रेडिट है तो आप उसे यूज कर सकते हैं SGST की लाइबिलिटी के लिए। अगर बच जाता है कुछ तो आप उसे IGST की लाइबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं, CGST के लिए कभी भी यूज नहीं कर सकते। आपकी आउटपुट लाइबिलिटी जो है वो CGST की है। आपसे पूछा गया कितना रुपया आपको कैश लेजर में जमा करवाना पड़ेगा, तो बहुत ही सिंपल आंसर, क्योंकि आपका जो क्रेडिट है वो आपके काम नहीं आ रहा है तो आपको पूरा का पूरा 3 लाख रुपया नए सिरे से कैश लेजर में जमा करवाना पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। During the month of June, Tata Limited sold goods to Bata Limited for ₹4,40,000 and charged GST at the rate 18%. However, owing to some defect in the goods, Bata Limited ने सामान रिटर्न कर दिया, टाटा लिमिटेड ने क्रेडिट नोट इशू कर दिया, बाटा लिमिटेड ने डेबिट नोट इशू कर दिया। अब आपको देखिए, डेबिट नोट क्रेडिट नोट के चक्करों में आप मत फंसिए। आप सिंपल सी बात समझिए कि किसी ने 4,40,000 रुपए का सामान बेचा था। समबडी हैड सोल्ड गुड्स वर्थ 4,40,000, उसका 27,000 रुपए का सामान वापस आ गया, इसीलिए उसने क्रेडिट नोट इशू किया। तो सेल्स कम हो गई, सेल्स कम हो गई तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी कम होनी चाहिए। तो आपको बेसिकली 4,40,000 माइनस 27,000 पे 18% निकालना है। आपका आंसर हो जाएगा 74340, ऑप्शन बी। 67. The special audit report under section 66 of CGST Act 2017 is to be submitted to Assistant Commissioner normally within a period of, करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डेज। 90 दिन का समय मिलता है, हालांकि 90 दिन के एक्सटेंशन का भी प्रावधान होता है, बट आपको जब नॉर्मली पूछा है तो आप उसमें एक्सटेंशन की लिमिट को काउंट नहीं करेंगे और करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डेज। Section 56 of CGST Act states that if any tax ordered to be refunded under Section 54 is not refunded within, तो 60 दिन के अंदर अंदर अगर आपको रिफंड नहीं दिया गया है, 60 दिन के अंदर अंदर अगर आपको रिफंड नहीं दिया गया है तो आप 6% के क्रेडिट के 6% के इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो 60 डेज 6%, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आप जब देते हैं ब्याज तो 18% देना पड़ता है और वो भी बिल्कुल शुरुआत से देना पड़ता है, और जब आपको ब्याज मिलता है तो 6% मिलता है, वो भी अगर 60 दिन के अंदर आपको रिफंड नहीं दिया गया है। मूविंग अहेड, करिश्मा लिमिटेड ने फॉलोइंग डिटेल्स दी है। इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई है 12 लाख की, इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई है 4 लाख की, एक्सपोर्टेड गुड्स हैं 6 लाख के, और पेमेंट आपने किया है, पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग GTA सर्विसेज, यानी कि ये RCM की बात चल रही है। अब आपसे पूछा है एग्रीगेट टर्नओवर, तो एक सिंपल सा फंडा होता है, आपको याद होना चाहिए कि एग्रीगेट टर्नओवर कभी भी टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए नहीं होता। एग्रीगेट टर्नओवर होता है ये देखने के लिए कि वो SEC सक्षम है, कंप्लायंस की बर्डन बेयर कर सकता है कि नहीं।
इसीलिए आपका चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे एग्जेम्प्टेड हो, चाहे टैक्सेबल हो, सारी चीज़ों को हम काउंट कर लेते हैं। ऑब्वियसली इसमें मैं ये आरसीएम वाली चीज़ को ऐड नहीं करूंगा क्योंकि ये आपकी आउटपुट सप्लाई ही नहीं है, ये आपका आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, ये तो आपकी इनवर्ड सप्लाई है जिसपे आपको आरसीएम के बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 12 + 4 16 + 6 22 लाख रुपए। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड, व्हाट इज द हाईएस्ट अप्रूव्ड प्रिस्क्राइब्ड रेट अंडर यूटी जीएसटी एक्ट। अब ये क्वेश्चन चाहे आपसे सीजीएसटी एक्ट पूछा जाए या फिर एसजीएसटी पूछा जाए या फिर यूटी जीएसटी पूछा जाए, हाईएस्ट परमिसेबल लिमिट जो है वो 20% की आती है। हाईएस्ट परमिसेबल लिमिट जो है वो 20% की आती है। ये और बात है कि सरकार ने फिलहाल 14% का ही टैक्स लगाया है हाईएस्ट, उससे ज़्यादा अभी तक किसी चीज़ पे लेवी नहीं किया है, बट सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वो जब चाहे 20 + 20 40% तक का टैक्स भी लगा सकती है। अब आपसे एसजीएसटी पूछा होता तो भी आप 20% करते, यूटी जीएसटी पूछा है तो भी आप 20% ही करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 20%। वी माइट सी ए पॉसिबिलिटी कि इंस्टीट्यूट इसमें 14% का आंसर भी दे सकता है, ये बोलते हुए। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि इस अप्रूव्ड जो ये वर्ड है, बड़ा विचित्र सा वर्ड यहाँ पे दिया है, क्योंकि इफेक्टिव पूछा होता तो बड़ा आसान हो जाता कि कौन सा हाईएस्ट इफेक्टिव टैक्स रेट है तो अपने 14% बता देते, बट प्रिस्क्राइब्ड रेट बोला है तो 20% के ऑप्शन के साथ जाना मैं सेफ समझता हूँ। तो करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन सी। Which of the following liability cannot be adjusted against input tax credit of UTGST? अब देखिए UTGST जो होता है वो SGST का ही प्रतिबिंब होता है, उसी की परछाई होती है। तो क्योंकि मैं SGST को CGST के लिए यूज़ नहीं कर सकता, उसी तरीके से मैं UTGST को भी CGST के लिए यूज़ नहीं कर सकता। करेक्ट आंसर हो जाएगा CGST ऑप्शन सी। द एडवांस रूलिंग अथॉरिटी शैल कंप्राइज ऑफ। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में आप प्रयास करते हो कि एक यूनियन का बंदा है सेंट्रल का और एक स्टेट या यूटी का बंदा है। तो अब यहाँ पे यूनियन का बंदा आ गया सेंट्रल टैक्स से। अब यूटी से अगर किसी का चुनाव किया जा रहा है तो यूटी के व्यक्ति का चुनाव जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। तो इसीलिए ए और बी दोनों ही होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर। As per section 7 of CGST Act, the provisional compensation payable to a state shall be released at the end of every। ये जो GST compensation cess है उसमें बहुत ही मिनिमम चीज़ें हैं और जो 2-3 चीज़ें आप लोगों को बार बार बताई जाती है कि इसे मत भूलिएगा, 14% मत भूलिएगा, बाई मंथली मत भूलिएगा, वही सारी चीज़ें यहाँ पे पूछ ली गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मंथ पीरियड, क्योंकि बाई मंथली या 1 in 2 months ये दिया जाता है। GST compensation to states act is applicable to। अब ये क्वेश्चन जो है, अब ये क्वेश्चन उतने ज़्यादा पेचीदा नहीं है, चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का अब कोई अलग से स्पेशल स्टेटस रहा नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा होल ऑफ इंडिया। The projected nominal growth rate of revenue subsumed for a state during the transaction shall be, the correct answer is 14%। ऐसा माना जाता है कि भैया तुम्हारा जो टैक्स रेट था बेस पीरियड का उसको तो मैं मैच करूंगा ही, और हर आने वाले साल में 14% का मैं अज्यूम करता हूँ कि ग्रोथ रेट आती है उसमें, तो उसे भी मैच करूंगा और इसके लिए मैं तुम्हें GST कॉम्पेंसेशन दूंगा। आई थिंक शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैक्सिमम लोगों को, क्योंकि GST का कलेक्शन इतना बम्पर आ रहा है, आई डाउट कि किसी को GST कॉम्पेंसेशन की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, द रेट्स ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी आर स्पेसिफाइड अंडर, बिल्कुल डायरेक्ट एकदम सवाल कस्टम टैरिफ एक्ट, जहाँ पे आप जानते हैं कि 2 शेड्यूल्स होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, जिसमें एक में आपको इंपोर्ट की रेट ऑफ ड्यूटीज़ बताई जाती है, दूसरे में आपको एक्सपोर्ट की रेट ऑफ ड्यूटीज़ बताई जाती है। कंप्लीटली स्ट्रेट अवे फ्रॉम द बुक, डायरेक्ट क्वेश्चन। FOB वैल्यू ऑफ गुड्स इज 12,000, सी का फ्रेट है 2500 का, तो कोई 20% का अपने को लिमिट कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस का कॉस्ट भी दिया हुआ है 150। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपके पास में आपकी कस्टम्स FOB की वैल्यू है 12,000, आप उसमें 10(2) का एडजस्टमेंट करेंगे। फ्रेट के लिए असरटेनेबल दिया हुआ है तो आप 2500 ऐड कर दीजिए। इंश्योरेंस के लिए भी असरटेनेबल दिया हुआ है आपको 150, उसे भी आप ऐड कर दीजिए। तो यह आंसर आ गया 14,650। इसे 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इंडियन रुपी में CIF वैल्यू आ जाएगी 10,98,750, यानी कि ऑप्शन डी, एंड दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन फॉर द रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू, बहुत ही सिंपल हमारा
सबसे पहला चीज़ जो शायद आपको कस्टम में पढ़ाया होगा वो यही था कि डायरेक्ट रिमूवल और इनडायरेक्ट रिमूवल होता है। डायरेक्ट रिमूवल के केस में आप वाइट बिल ऑफ एंट्री भरते हैं और टैक्स का पेमेंट करके सामान घर लेके चले जाते हैं। रेट ऑफ ड्यूटी कौन सी एप्लीकेबल होती है? जिस दिन आपने वाइट बिल ऑफ एंट्री भरा या फिर एंट्री इनवर्ड्स विच एवर इज लेटर, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कि जिस दिन आपने वाइट बिल ऑफ एंट्री भरा, एंट्री इनवर्ड्स हुआ, विच एवर इज लेटर। अगेन अ वेरी वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a part of Rule 3 of Rules of Interpretation? Rule 3 में 3ABC 3 तरह के रूल होते हैं जो आपको बताते हैं एसेंशियल कैरेक्टर के बारे में, स्पेसिफिक ओवर जनरल के बारे में और लैटर द बेटर मैक्सिम के बारे में। अकिन रूल है, ये तो हमारा रूल 4 है जो बताता है कि हम अगर हमें कोई डायरेक्ट नहीं मिल रहा है उसका एंट्री, तो फिर हम वो सामान जिससे सबसे ज़्यादा मिलता जुलता होगा उसी कैटेगरी में क्लासिफाई कर देंगे। तो करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन ए, अकिन रूल। जावेद इंपोर्टेड कंप्यूटर्स फॉर हिज ऑफिस, बिजनेस के लिए सामान मंगाया गया था। याद होगा आपको, अपन ने पढ़ा था एक जगह पे 3-3 महीने वाली बात और एक जगह पे पर ईयर के क्वार्टर वाइज अपन ने पढ़ा था कि 4%, 3%, 2.5 इस तरीके से। तो बिजनेस वाले केस में क्या हो जाता है, 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, 15 to 18 और ये गिरता है 95, 85, 75, 70, 65 और 60। तो अब आपका 13 महीने यूज हुआ है, 13 मंथ्स यूज करने के बाद में आपने इसको बेचा है, तो 12 से 15 के बीच में, यानी कि आप 65% ड्रॉबैक के लिए एलिजिबल हैं। आपने ड्यूटी पे किया था 4 लाख रुपए का, 4 लाख का 65% स्ट्रेट अवे 2,60,000 रुपए। वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट द करेक्ट आंसर रिलेटिंग टू जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल एक थियोरेटिकल टॉपिक कि कौन बनाता है, कौन लोग इसमें होते हैं, कब कब ये मिलते हैं, क्या कोरम होता है, डिसीजन ये लोग किस तरीके से लेते हैं। तो इसमें 3/4 को कोरम बताया है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी बच्चों। कोरम 50% होता था, यानी कि हाफ होता था। 3/4 की मेजॉरिटी से डिसीजन लेने की बात होती थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिकॉज कोरम की संख्या 50% होती है। बाकी सारी बातें बिल्कुल सही है। जीएसटी काउंसिल समय समय पे मिलता है, रिवाइज करता है रेट को। फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके डी फैक्टो चेयरमैन होते हैं। जीएसटी काउंसिल डिसाइड्स द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। यही लोग बताते हैं कि किसको एग्जेम्पशन मिलना चाहिए, किसको नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 50% वाली की बात। चलिए, 82 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों, जिसमें आपको पता है क्रूड होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, नेचुरल गैस होती है और एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है जिसे वाइट पेट्रोल भी कहते हैं। इन 5 चीज़ों पे अभी जीएसटी लगता नहीं है। जिस दिन नोटिफाई किया जाएगा उस दिन से जीएसटी लगने लग जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विल बी लेविड फ्रॉम अ डेट नोटिफाइड। अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। 83 XYZ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने 70 लाख रुपए का टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई किया और एग्जेम्प्टेड गुड्स 10 लाख का सप्लाई किया। अब आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि कैसे ध्यान रखना होता है कि देखने में बिल्कुल 1% लग रहा है मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर का, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। मैन्युफैक्चरर के केस में आप एग्रीगेट टर्नओवर लेते हो बच्चों, चाहे वो टैक्सेबल हो या फिर एग्जेम्प्टेड हो, टोटल वैल्यू पे आप 1% निकालते हैं। तो 70 लाख और 10 लाख 80 लाख पे आप 1% निकालेंगे तो 80,000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 84 में मैं चलता हूं। एज पर शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ये। शेड्यूल 2 में स्पेसिफिकली बताई गई है उन चीज़ों को जिसको या तो गुड्स माना जाएगा या सर्विस माना जाएगा, ताकि कोई डाउट ना रहे। और इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे आपने दिया तो बाय डिफॉल्ट कोई प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो रही नहीं है, किसी प्रकार का ओनरशिप बदल रहा नहीं है, तो इट इज प्योरली ए सप्लाई ऑफ सर्विस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। As per section 230 of CGST Act, which out of the following supply is constituted as composite supply? एक मिक्स सप्लाई होती थी, एक कॉम्पोजिट सप्लाई होती थी, एक को ज़बरदस्ती बंडल बना दिया जाता था और एक में बहुत ही नेचुरल बंडल होता था। ठीक है, एक बॉलीवुड है, एक हॉलीवुड है, जिसमें 5 हीरो भरे गए हैं लेकिन उनका अपना अपना रोल है, यहाँ पे ज़बरदस्ती भर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे अगर कैंड फूड, बर्गर, चॉकलेट, इन सबको अगर मिलाया गया है तो ये ज़बरदस्ती कॉम्बो बनाया गया है।
टाई, वॉच, वॉलेट, पेन बंडल, इनको साथ में खरीदना जरूरी नहीं है, ये भी ज़बरदस्ती का बंडल है। रेंट डीड एग्जीक्यूट हुई है जिसमें एक फ्लोर कमर्शियल के लिए, एक रेसिडेंशियल के लिए, ज़रूरी नहीं होता है इस तरीके का बंडल बनाना। आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस 5 स्टार होटल जो 4 days 3 nights का पैकेज विद ब्रेकफास्ट दे रहा है, ये ट्रेड के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वाइडली एक्सेप्टेबल पैकेज है, कॉम्बो है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 86. A registered person can claim the benefit of composition scheme for services supplied under section 10(2)(a) of the CGST Act with notification number provided his aggregate turnover in the preceding financial year must not exceed 10(2)(a) यानी कि बच्चों composite सप्लाई का प्रोविजन फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। नॉर्मली सर्विस प्रोवाइडर्स रेस्टोरेंट के अलावा कोई कवर्ड नहीं होता, बट एक नया प्रोविजन आया था कुछ साल पहले जिसको उस समय बोला जाता था प्रिजम्पटिव बेसिस पे जीएसटी का भुगतान करना, बाद में इसका नाम चेंज करके कॉम्पोजिशन सप्लाई फॉर सर्विसेज कर दिया, और इसका करेक्ट आंसर का लिमिट होता है भैया 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए के टर्नओवर वाले व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Priyanka, a registered dealer under composition scheme of goods and services tax, wants to withdraw composition scheme for financial year 21-22. She should file the application in form. बाउंड्री लगा के बाहर निकल जाइए, बाउंड्री लगा के बाहर निकल जाइए, चौका मार के बाहर निकल जाइए। GST CMP 04 will be the correct answer. GST is payable in respect of services rendered to an employer by an employee. Schedule 3 स्पेसिफिकली बताता है कि कौन सी चीज़ों को ना तो मैं सप्लाई ऑफ गुड्स मानूंगा ना ही मैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानूंगा। उसी में एक आइटम होता है कि अगर एक एम्प्लॉई एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में कोई भी सर्विसेज दे रहा है तो उसे आप मानते हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के ऊपर जीएसटी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते, तो ये नहीं होगा। बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा। बी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे किसी को बुलाया जाता है, कुछ समय के लिए उससे काम करवाया जाता है, तो वो एम्प्लॉय की परिभाषा में नहीं आएगा, इसीलिए बी जो है वो जीएसटी के लिए दायरे में आ जाएगा। करेक्ट आंसर मेरा ऑप्शन बी। द रिलीफ ऑफ नॉट पेइंग जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस अंडर फॉरवर्ड चार्जेस। पहले बहुत पहले की बात अगर बताऊं तो दोनों में हज़ार रुपए हुआ करता था, लेकिन फिर गुड्स में ये वाला प्रोविजन ही हटा दिया गया। तो गुड्स में अगर आपने एडवांस पैसा रिसीव कर लिया है तो आपको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सप्लाई करेंगे तब आप उसका इनवॉइस वगैरह इशू कर सकते हैं, अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर है सप्लाई ऑफ गुड्स। सर्विसेज के केस में क्या होता है कि आपको एडवांस पेमेंट मिल गया है तो आपको उस अमाउंट के लिए जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा टू दैट एक्सटेंट। तो 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट का 5 लाख आपने किसी को पहले दे दिया कि भाई हमारी शादी में आके आपको बैंड बजाना है, शादी का नहीं, शादी में बैंड बजाना है, तो आप उस केस में क्या करते थे 5 लाख पे जीएसटी उसी समय पे करना पड़ता था, बट गुड्स में ऐसा नहीं होता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। डोमिनोज जो है वो पिज्ज़ा वाउचर इशू कर रहा है 5000 रुपए का कस्टमर को 10 अगस्त को। ये वाउचर को कैश में कन्वर्ट नहीं करवा सकते और सिर्फ डोमिनोज के पिज्ज़ा आउटलेट पे ही यूज कर सकते हैं। वाउचर का क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा सिंपल सा होता था। अपने बात करते थे कि अमेजोन का वाउचर हो तो पता नहीं मैं जूते लूंगा कि घड़ी लूंगा कि कपड़े लूंगा, मोबाइल लूंगा कि चार्जर लूंगा, तो मैं सप्लाई को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। बट अगर इस केस में देखें तो आप डे 1 पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अगेंस्ट में एक ही सप्लाई जा सकती है, तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जब आपने ये इशू किया उसी समय इसका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो आपने इशू किया है 10 अगस्त को, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मूविंग अहेड, इंडिगो एयरलाइंस जो है सेल्स वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ पैक्ड फूड, चॉकलेट एक्सेट्रा टू इट्स पैसेंजर ऑन बोर्ड ड्यूरिंग द फ्लाइट्स। तो अब इसमें अपने क्या करेंगे बच्चों, ये तो हो गया ऑन बोर्ड सप्लाई। जब भी कोई सप्लाई होती है ऑन बोर्ड तो ना तो जहाँ से यात्रा शुरू हुई वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ना यात्रा जहाँ ख़त्म हो रही है, ना फिर वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जहाँ से पैसेंजर एम्बार्क करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है वो वाला जगह जहाँ से उस सामान को ऑन बोर्ड लिया गया था या फिर वाहन में चढ़ाया गया था। तो करेक्ट आंसर लोकेशन वेयर गुड्स वेयर टेकन ऑन बोर्ड, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Moving ahead, as per rule 32(2)
B of the CGST rule, the option to determine value in relation to supply of foreign currency including money changing. अब इसमें दो ऑप्शन हुआ करते थे बच्चों, और इस एक ऑप्शन में फिर अलग अलग ट्रांजैक्शन वाइज वैल्यू हुआ करती थी कि 1,00,000 रुपए तक है तो क्या होगा, उसके ऊपर क्या होगा। तो जो लास्ट शुरुआत वाला जो होता था वहाँ पे अपने हायर ऑफ ए और बी लेते थे, और लास्ट वाले में अपने लेते हैं ऑब्वियसली लोअर ऑफ ए और बी, यानी कि 5,500 प्लस 0.1% या फिर 60,000, दोनों में से जो लोअर होता है। मैं आपको ये भी बताता था कि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट कैन बी द हाईएस्ट और व्हाट कैन बी द मैक्सिमम अमाउंट, तो वो 60,000 आता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोअर ऑफ ए और बी, ऑप्शन सी। देयर वॉज एन इंक्रीज इन GST रेट फ्रॉम 12 to 18%। अब इसका तो बड़ा सिंपल तरीका होता था, अपने बोलते थे कि ओल्ड के केस में हमेशा ओल्ड रेट आना चाहिए, न्यू सप्लाई के केस में हमेशा न्यू रेट आना चाहिए। बस एक ही एक्सेप्शन होता था कि ओल्ड के केस में अगर बाकी दोनों चीजें यानी कि डिमांड अपना इनवॉइस का डेट और पेमेंट का डेट दोनों अगर इफेक्टिव डेट के बाद है तो आप नया वाला रेट ले लेंगे। इसी तरीके से न्यू सप्लाई के केस में अगर ये इनवॉइस का डेट और पेमेंट का डेट दोनों अगर इफेक्टिव डेट से पहले है तो आप ओल्ड रेट ले लेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप देखिए ये मेरा इफेक्टिव रेट है, इफेक्टिव डेट है, एक चीज़ यहाँ है और बाकी मेरा कंप्लीशन ऑफ सर्विस एज वेल एज 1 जनवरी मेरा इफेक्टिव डेट है। आफ्टर चेंज इन जनवरी आपने सर्विस भी सप्लाई की और इनवॉइस भी इशू किया, तो डेट ऑफ इनवॉइस एज वेल एज कंप्लीशन ऑफ सर्विस दोनों बाद में आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा नई वाली रेट बट नॉट बी। लॉजिक ये है ना कि विच एवर इज हायर वाला, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। Moving ahead, Kabir wants to start a new business of trading of footwear in Jammu and Kashmir. In order to expand his business, उसकी इच्छा है कि वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी सामान बेचेगा। अब बच्चों इसमें ध्यान रखना है कि गुड्स के केस में अगर कोई व्यक्ति ई-कॉमर्स ऑपरेटर के पास जाता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है, चाहे फिर उसका टर्नओवर कम हो ज़्यादा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर्विसेज में फिर भी आपके पास ऑप्शन होता है, सर्विसेज में फिर भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अगर थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे हैं तो आप बच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड मैंडेटरीली इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर लिमिट। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। A dealer sends some goods to another dealer for sales on approval basis। अब sales on approval basis में क्या होता है कि भैया अगर तुमने समय रहते जवाब दे दिया तो अच्छी बात है, वरना तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण, यानी कि अगर 6 महीने का समय बीत गया और आपने अभी तक मुझे हाँ या ना नहीं बोला है तो उसे डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 96 में जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। अब मैंने आपको बताया था बच्चों कि जीएसटी इकलौता शायद ऐसा ऐतिहासिक एक्ट बनाया है जिसमें स्पेसिफिकली ये इंक्लूड करवाया गया कि आप अगर अपने ग्राहक से कोई लेट फीस लेते हो, इंटरेस्ट लेते हो, पेनल्टी लेते हो, उसे भी वैल्यूएशन में जोड़ दिया जाएगा, सप्लाई की वैल्यू में जोड़ दिया जाएगा। हाउएवर इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको वो पैसा मिला हो, अगर वो पैसा आपने सिर्फ लेवी किया है, आपको मिला नहीं है, तो फिर उसे ऐड नहीं किया जाएगा। आई एम सॉरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शैल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ओनली इफ द सेम इज रिकवर्ड फ्रॉम द रिसिपिएंट बाय द सप्लायर। आपको ये भी याद होना चाहिए, टाइम ऑफ सप्लाई में भी आप पढ़ते थे, बाकी सारी चीज़ों का टाइम ऑफ सप्लाई आप रूल्स के अनुसार निकाल देते थे, लेकिन अगर ये लेट फीस का मुद्दा है, कोई पेनल्टी का मुद्दा था, कोई इंटरेस्ट का मुद्दा था, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई तभी आता था जब ये रिसीव होता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। As per section 24 of CGST Act, which out of the following statements is true for a casual taxable person? CTP हो या NRTP हो, इनके लिए बेटा रजिस्ट्रेशन करवाना बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी होता है। इनफैक्ट इनको तो एडवांस में टैक्स पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर इज रजिस्ट्रेशन विल बी मैंडेटरी। ऐसा कुछ नहीं कि सर्विसेज के लिए करवाओ, गुड्स के लिए मत करवाओ, नॉट फॉर सर्विसेज, थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह कुछ भी नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ पे आपके लिए रजिस्ट्रेशन सदैव मैंडेटरी होता है।
Moving ahead, HP Limited is engaged in manufacture of taxable goods. Compute the ITC available for month of October 2021 from the following particulars. आपने एक इनपुट ए लिया 2,30,000 का, जिसमें 60,000 का इनवॉइस मिसिंग है। तो भैया जिस चीज़ का आपके पास सबूत नहीं, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इस 2,30,000 में से ये 60,000 आपका ब्लॉक्ड क्रेडिट हो जाएगा, इनएलिजिबल हो जाएगा। तो 1,70,000 का क्रेडिट ज़रूर आप ले सकते हैं। इनपुट बी है 75,000 का, जो कि 5 लॉट या इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला है। अक्टूबर तक तो सिर्फ सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको प्राप्त हुआ है। आपको पता है कि जब भी लॉट में सामान आता है तो आपका नियम ही होता है कि आप क्रेडिट तब ले सकते हो जब आपके पास सामान मिल जाए, जब व्हेन यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। लॉट के केस में रिसिप्ट कब कंप्लीट मानी जाएगी? जब फाइनल लॉट आ जाए। तो अक्टूबर में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, 1,70,000 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। As per section 17(5), ITC of motor vehicles is allowed for the following. Vehicle used for transportation of goods. Vehicle used for transportation of goods. ठीक है जी, transportation of goods हाँ eligible है। Vehicle used for taxable supplies of imparting training on driving. तो जो भी मोटर ट्रेनिंग स्कूल वाले हैं उनके लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट मशीन है, तो उनको उस पर भी क्रेडिट मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट 1 और 3 तो आएगा ही। 2 में बोला है कि व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। नॉर्मली पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल पे आपको क्रेडिट बच्चों नहीं मिलता है, लेकिन वहां पे बोला जाता है कि 13 लोगों को बैठाने का अगर आपके पास साधन है ना, उस पे क्रेडिट नहीं मिलता। उससे ऊपर की कैपेसिटी, अब किसी के पास में मिनी बस है या फिर बड़ी बस है तो उस पर तो क्रेडिट मिलेगा ही, वो तो शौक पूरे करने के लिए किसी ने नहीं खरीदी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों में आपको एलिजिबिलिटी है। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पेपर अच्छा लगा। आपको ये सॉल्यूशन देख के आई होप मोस्ट ऑफ यू आपके आंसर सही जा रहे हैं एंड यू आर फीलिंग गुड अबाउट द टैक्स पेपर। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन एज पर सेक्शन 16(2) ऑफ CGST टू अवेल ITC। अब यहाँ पे भी थोड़ा दिक्कत है क्वेश्चन में, क्योंकि आप देखिए रिसिपिएंट के पास पोजेशन हो टैक्स इनवॉइस का, ये तो पॉइंट वैलिड है। सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया हो, ये भी बात वैलिड है। भले आपने सप्लायर को पेमेंट दिया हो नहीं दिया हो मायने नहीं रखता, लेकिन सप्लायर ने गवर्नमेंट को पेमेंट दिया होगा तभी मैच हो पाएगा। तो ए और डी तो सही बात है। बी और सी दोनों ही थोड़े अतरंगी हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली कंज्यूम्ड। एक्चुअल कंजम्पशन का कोई रूल ही नहीं होता है बच्चों, एक्चुअल कंजम्पशन का कोई रूल ही नहीं होता है। रिसिप्ट का रूल होता है कि आपके पास में गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए। आप स्टॉक में रखा हुआ है, आपका पाइपलाइन बहुत बड़ा है, 3 महीने का स्टॉक आप मेंटेन करते हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि उसे कंज्यूम करना जरूरी है। 1:1 का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है ITC में और आउटपुट टैक्स सप्लाई में, तो इसीलिए ये भी गलत है। फाइलिंग ऑफ वैलिड रिटर्न बाय सप्लायर, फाइलिंग ऑफ वैलिड रिटर्न बाय सप्लायर का भी कोई क्लॉज नहीं होता। रिसिपिएंट को रिटर्न भरना जरूरी होता है। भैया जिसने क्रेडिट लेना है उसने रिटर्न भरना जरूरी होगा, तो ही उसे क्रेडिट मिलेगा। तो सप्लायर ने रिटर्न भरा ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बी और सी दोनों में मार्क्स मिलने चाहिए, आपको बोनस मार्क मिलने चाहिए जिसने इसको अटेम्प्ट किया है। मुझे ऑप्शन मिलता तो मैं शायद बी को क्लिक करता। तो बस इसी के साथ अपना ये डिस्कशन आज का समाप्त होता है। आप लोग प्लीज़, अगर आपने पहले इससे शुरुआत करी है तो मेरा पार्ट 1 का वीडियो भी है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। इन केस आपको कोई डाउट है, आप किसी आंसर को लेके डिस्कशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर। इसके अलावा हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों ऑनलाइन के लिए, फॉर प्रोफेशनल एज वेल एज फर्स्ट मॉड्यूल एंड सेकेंड मॉड्यूल आफ्टर उत्तरायण। उत्तरायण के बाद 17 तारीख से सारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों को किसी मदद की ज़रूरत है, आप कोई डेमो लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं, फील फ्री टू गेट इन टच विद मी। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। आई होप आप सब अपना सपना पूरा कर पाए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।